नॉलेज बेस्ड चैनल द कंपटीशन का सीरीज डेली डोज एट 7 AM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज में हम आपके लिए खास लाए हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर विश्लेषण के साथ लाते हैं। तो दोस्तों, फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो के प्रश्नों पर। डेली डोज एट 7 AM डे 1 का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? वालांग, राजहरकीक, इंदिरा कौल, दादरा। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस पहले प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, राजहरकीक। हम इसके विश्लेषण पर चलते हैं। भारत का पश्चिमतम बिंदु राजहरकीक जो कि गुजरात में है, पूर्वतम बिंदु वालांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है, मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में है। आप सभी परिचित हो चुके हैं पश्चिम बिंदु, उत्तरतम बिंदु। दोस्तों, सीरीज का दूसरा सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यानी कि बॉर्डर जो होता है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश को स्पर्श करती है? नंबर 1 में है चीन, बी में बांग्लादेश, सी में म्यांमार और डी में नेपाल। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से स्पर्श करती है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा 101 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। जी हाँ, आप सभी सोच रहे होंगे अफगानिस्तान क्यों, होना चाहिए भूटान, क्योंकि भारत सरकार ये कह रही है कि पीओके भी जो है हमारा भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए अफगानिस्तान पीओके से टच में है। तो हमारा भारत का अभिन्न अंग होने के कारण अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत का होगा। सीरीज का तीसरा सवाल है, ऋग्वेद के नदी सूक्त, जी हाँ, नदी सूक्त में किस नदी को परिगणित नदी कहा गया है? पहला ऑप्शन में है यमुना, बी में सरस्वती, सी में ब्यास और डी में सिंधु। तो देखते हैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, आपने सही सोचा। इस तीसरे सवाल का आंसर है ऑप्शन सी यानी ब्यास नदी, जिसका पुराना नाम विपाशा नदी है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में ब्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है, विपाशा नदी को परिगणित नदी कहा गया है। हमारा चौथा सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में मृत्यु सूक्त, जी हाँ, मृत्यु सूक्त का वर्णन है? पहला ऑप्शन में है तीसरे में, दूसरा में 7वें में, तीसरा में 8वें में और डी ऑप्शन में कहता है कि 10वें में मृत्यु सूक्त का वर्णन है। तो देखते हैं इसके आंसर और विश्लेषण। जी हाँ, इस चौथे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में मृत्यु सूक्त है जिसमें विधवा विलाप का वर्णन है। जी हाँ, मृत्यु सूक्त में विधवा विलाप का वर्णन है जो 10वें मंडल में है। सवाल नंबर 5, उपवेद कितने हैं? उपवेद कितने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। इस पांचवें प्रश्न का उत्तर है 4। वेदों को समझने के लिए उपवेदों की रचना की गई जिसकी संख्या 4 है, और वे उपवेद कौन कौन है? गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद। अगर आप ट्रिक के साथ इसे रटना चाहते हैं तो गंध सी आय एक ट्रिक बना सकते हैं, गंध सी आय, मतलब ये गंधर्व वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। सीरीज का छठा सवाल है, किस अधिनियम या एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? पहला ऑप्शन में है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा ऑप्शन बी में है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा ऑप्शन में है चार्टर एक्ट 1813 और चौथा ऑप्शन डी में है चार्टर एक्ट 1833। तो देखते हैं इसके आंसर और विश्लेषण। इस छठे प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1813 है। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। ऐसे तो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु 7 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आपात का दुरुपयोग, जी हाँ, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान में उपबंध किए गए हैं, उपाय किए गए हैं। निम्न में कौन सा उपबंध सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। नंबर ए में है अनुच्छेद 19 कभी भी स्वतः निलंबित नहीं होता है, बी में है अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकता,
लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा इसे समाप्त किया जाता है, यानी राष्ट्रीय आपात को। ऑप्शन डी कहता है संसद द्वारा एक अनुमोदन के बाद यह केवल 6 मास तक प्रवर्तन में रह सकता है। तो हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो देखते हैं इसके आंसर और विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, इस 7वें सवाल का आंसर है अनुच्छेद 19 कभी भी स्वतः निलंबित हो जाता है। यह गलत है। बाह्य आपात की दशा में, जी हाँ, बाह्य आपात की दशा में ही अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, अन्यथा ऐसे निलंबित ये नहीं होता है। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकता। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। संसद द्वारा एक अनुमोदन के बाद यह केवल 6 मास तक प्रवर्तन में रह सकता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी कि स्टेटमेंट अनुच्छेद 19 कभी भी स्वतः निलंबित हो जाता है, यह गलत है। यह 8वां सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो करंट से भी जुड़ा हुआ है और इकोनॉमिक से भी जुड़ा हुआ है। उपजे आर्थिक संकट को दूर करने हेतु आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए, जी हाँ, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए हाल ही में दिया है। लगभग अप्रैल महीने में 50,000 करोड़ रुपए का तरलता सुविधा की घोषणा की। ऐसा आर्थिक संकट उत्पन्न होने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन में है विश्व में आई कोरोना महामारी। दूसरा ऑप्शन है कोविड-19 के कारण भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन किया जाना। तीसरा ऑप्शन में है म्यूचुअल फंड में लोगों की रुचि ना लेना और कई स्कीमों को बंद होना। तो चौथा ऑप्शन में है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन द्वारा 6 डेट फंड स्कीम का बंद करना। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है? देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, इस 8वें सवाल का आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन द्वारा 6 डेट फंड स्कीम का बंद करना, जिसके कारण आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की तरलता सुविधा की घोषणा की। एमएफ हाउस इंडिया फ्रैंकलिन टेम्पलेटन द्वारा 6 डेट फंड स्कीम को बंद करने के कारण उपजे आर्थिक संकट को दूर करने हेतु फैसला लिया गया। सवाल नंबर 9 में है निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष देश भर में मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल शुरू किया? पहले नहीं था, यानी कि किस वर्ष से यह मतदाता पहचान पत्र इस्तेमाल शुरू किया ताकि चुनाव में जाली मतदान को रोका जा सके? पहला ऑप्शन 1991, दूसरा ऑप्शन 1993, तीसरा ऑप्शन 1995 और चौथा ऑप्शन डी में है 1997। तो देखते हैं इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, इस 9वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 1993। निर्वाचन आयोग ने 1993 में देश भर में मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल शुरू किया ताकि चुनावों में जाली मतदान को रोका जा सके। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र किसी वर्ष की 1 जनवरी को कम से कम 18 वर्ष या इससे अधिक है, वह मतदाता सूची में शामिल होने के योग्य हैं। प्रत्येक वर्ष के 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। आप सभी अवगत हैं इस बात से। द कंपटीशन का डेली डोज एट 7 AM का अंतिम सवाल और 10वां सवाल है कोविड-19 क्या है? अभी कोविड-19 का महामारी आप समझ रहे हैं। ये कोविड-19 क्या है? नंबर ए एक बीमारी है, दूसरा कोरोना वायरस है, तीसरा कोरोना बैक्टीरिया है और चौथा चीनी जैविक हथियार है। तो आप सोच रहे होंगे कि कोरोना वायरस ही हो या चीनी जैविक हथियार हो। तो देखते हैं इसके हम आंसर और एक्सप्लेनेशन को। इस 10वें सवाल का आंसर है ऑप्शन ए, कोरोना वायरस से होने वाली यह एक बीमारी है, इसलिए ऑप्शन ए एक सही है, एक बीमारी। कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज 2019, जो होता है कोरोना वायरस से, यानी यह डिजीज है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, ये सभी प्रश्नोत्तर प्रस्तुत किए गए द कंपटीशन से, जो कि नॉलेज बेस्ड चैनल है। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा।